हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7B के जो फर्स्ट 16 क्वेश्चंस थे उनको हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके जो बाकी के 16 क्वेश्चंस रह गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि ड्रॉ अ स्केच शोइंग द डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम फॉर ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो डैम्प्ड वाइब्रेशन में जैसे मैंने कहा था कि जो बॉडी की एनर्जी है वो लगातार आपकी डिसिपेट होती है, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से हमने इसका ये जो ग्राफ है वो बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि व्हाट आर फोर्स्ड वाइब्रेशन। तो क्या होता है ना, देखो जैसे मैंने कहा कि डैम्प्ड वाइब्रेशन में लगातार एम्पलीट्यूड जो है वो आपकी डिक्रीज होती है, लेकिन अगर आप उसके एम्पलीट्यूड को मेंटेन करना चाहते हो तो जितनी एनर्जी उसने डिसिपेट करी है उतनी एनर्जी आपको उसके अंदर डालनी भी तो पड़ेगी, और वो डालने के लिए आपको एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब ये कह सकते हो कि एक ऐसी बॉडी के वाइब्रेशन जो इन्फ्लुएंस है किसी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स से, उसको कहा जाता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। और उसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज उसको जरूर देखना। ठीक है। जैसे कि गिटार को अगर मुझे प्ले करना है तो आर्टिस्ट क्या करता है, जो स्ट्रिंग्स है उस पर फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके वजह से जो स्ट्रिंग्स हैं वो वाइब्रेट होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, एंड दैट एग्जीक्यूट्स फोर्स वाइब्रेशन। अब नेक्स्ट आता है ऑन कीपिंग द स्टेम ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक ऑन द सरफेस ऑफ द टेबल अ लाउड साउंड इज हर्ड, गिव रीजन। तो सिंपल सी बात ये है कि जब एक ट्यूनिंग फोक को आप टेबल के सरफेस से टच करते हो तो उस केस में क्या है कि फोर्स्ड वाइब्रेशन की वजह से जो पूरा सरफेस है वो आपका वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लाउड साउंड हमें सुनाई देती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द नेचुरल एंड द फोर्स्ड वाइब्रेशन। देखिए, जब हम फ्री वाइब्रेशन की बात करते हैं तो हमने स्टडी किया था, ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी पे। दूसरा, जहाँ पे फोर्स वाइब्रेशन की बात करूँ तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक्चुअली अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। मतलब बॉडी की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है। ठीक है। दूसरी बात कि अगर वाइब्रेशन है इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टिव फोर्स तो वो फ्री वाइब्रेशन है, लेकिन जो फोर्स वाइब्रेशन है वो एक्चुअली टेक प्लेस करती है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। तो ये आपके दो मेजर डिफरेंस है नेचुरल एंड फोर्स वाइब्रेशन के बीच में। फिर हमारे पास आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। देखिए, रेजोनेंस फोर्स वाइब्रेशन की ना एक स्पेशल केस है, और उस केस में क्या होता है कि जो आपकी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है ना उसकी फ्रीक्वेंसी आपके जिस बॉडी को आप वाइब्रेट कर रहे हो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो एग्जैक्टली मैच करती है, जिसकी वजह से जिस बॉडी को आप वाइब्रेट कर रहे हो ना वो वाइब्रेट करने लग जाएगा विद इंक्रीज्ड एम्पलीट्यूड। इस फिनोमिनन को रेजोनेंस कहा गया है। अब वो उसने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट बताओ। तो देखिए, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एक ट्यूनिंग फॉक है, नीचे आपके पास होलो बॉक्स है, होलो चैम्बर है। ये इसकी वाइब्रेशन जब मैं प्रोड्यूस करता हूं तो आफ्टर सम टाइम मैं ये देखता हूं कि बी वाला भी वाइब्रेट करने लग जाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसको वाइब्रेशन देते हो तो उसका वाइब्रेशन के अंदर वजह से जो अंदर के एयर पार्टिकल्स हैं इसके वो भी आपके वाइब्रेट करते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी एक्वायर कर लेते हैं इस ट्यूनिंग फोक की। फिर वो वाइब्रेशन आपकी मीडियम के थ्रू ट्रेवल होती है, यहाँ के एयर पार्टिकल जितने भी हैं उनको वो वाइब्रेट करता है अपनी सेम फ्रीक्वेंसी से। फिर वो वाइब्रेशन इस ट्यूनिंग फोक से होकर इसको वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वाइब्रेशन आपकी ट्रांसमिट होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के अंदर, और ये एक सबसे अच्छा एग्जांपल है रेजोनेंस का। स्टेट द कंडीशन फॉर द रेजोनेंस टू अकर। एक बहुत सिंपल सा ही कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि जब फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड फोर्स, मैं जो मान लो मैं किसी बॉडी पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी उस बॉडी के नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होनी चाहिए। जिस टाइम ऐसे होगा रेजोनेंस ऑटोमेटिकली आपका टेक प्लेस कर जाएगा। फिर कहता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। रेजोनेंस इज अ स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन, मैं बता चुका हूं। एंड व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स इज इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्रिवन बॉडी। ड्राइविंग फोर्स वो होती है जैसे मैंने किसी पे फोर्स लगाई तो मैं हो गया ड्राइविंग फोर्स। तो जो ड्रिवन बॉडी है मतलब जिस पर मैं फोर्स लगा रहा हूं वो ड्रिवन बॉडी होती है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन फोर्स्ड एंड रेजोनेंट वाइब्रेशन। तो हम ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं और मैंने अब यहाँ पे आपके सामने चार चार डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, आप कोई भी दो चूज कर लीजिए अपने इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कहते हैं कि व्हाई इज द लाउड साउंड हर्ड एट रेजोनेंस। देखिए एक्चुअली ना जो लाउडनेस है ना किसी साउंड की, वो उस वेव के एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो जब रेजोनेंस टेक प्लेस करता है ना, तो जो बॉडी आपकी वाइब्रेट करती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, उसका एम्पलीट्यूड एक्चुअली बहुत ज्यादा हो जाता है। अब एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो जो वेव प्रोड्यूस कर रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। अब एनर्जी अगर ज्यादा होगी और हमारे कानों में ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी तो हमें लाउड साउंड ऑटोमेटिकली सुनाई देगा। इसी वजह से रेजोनेंस के केस में हमें लाउड साउंड सुनाई देता है। फिर आता है ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहता है कि फिगर शोज टू ट्यूनिंग फोक ए एंड बी ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, देखो अभी यहाँ पे है ना, mounted on two separate sound boxes with their open ends facing each other. The fork A is set into vibration. Describe your observation. Observation तो यही है, देखिए कि after some time जो B है वो भी आपका वाइब्रेट करने लग जाता है। और बाकी सारी एक्सप्लेनेशन और सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ और हमने इसको पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर लिया है, तो इसलिए मैं अब इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। बाकी आपके सामने मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिख दिया है। फिर सेम ये भी हमने डिस्कस किया था, फिर रिमेंबर। अब यहाँ पे क्या है कि मेरे पास अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर मेरे पास चार पेंडुलम है जिसमें से ए और डी वाले की लेंथ सेम है। अगर आपको अभी याद हो तो मैंने कहा था जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल के बराबर होता है। मतलब फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। कहने का मतलब जिनका लेंथ सेम होगा उन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होगी, और जिनका लेंथ डिफरेंट होगा उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होगी। फोर्स्ड वाइब्रेशन की एक खास बात जो हमने पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी सॉरी अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी और जिस बॉडी पर लगा रहा हूं उसकी फ्रीक्वेंसी अगर दोनों मैच कर गई तो उस बॉडी की एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, मतलब वो बॉडी ज्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। लेकिन अगर उस बॉडी की फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच नहीं करती तो वाइब्रेट तो अभी भी करेगा, और वो वाइब्रेशन और जो वो फ्रीक्वेंसी एक्वायर करेगा वो मेरी ही एक्वायर करेगा, लेकिन वो कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा। सिर्फ यही डिफरेंस है फोर्स्ड वाइब्रेशन में और रेजोनेंस में, बस ये बात ध्यान रखना। मतलब दोनों केस में जिस पे मैं फोर्स लगाऊंगा वो मेरी फ्रीक्वेंसी एक्वायर करेगा, बिल्कुल करेगा, लेकिन ज्यादा एम्पलीट्यूड तब होगी जब रेजोनेंस क्रिएट करेगा, अदरवाइज कम एम्पलीट्यूड से वो बॉडी आपकी वाइब्रेट करेगी। बस ये बात याद रखना, फ्रीक्वेंसी सेम है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी सॉरी हाँ फ्रीक्वेंसी सेम है तो एम्पलीट्यूड ज्यादा, अगर फ्रीक्वेंसी डिफर कर रही है तो एम्पलीट्यूड आपका कम होगा। सर यही एक मेन चीज है और इसी पे ये सारे क्वेश्चन बने हुए हैं आपके। अब देखिए जैसे इस केस में कहता है कि व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम डी। तो डी जो है वो एग्जैक्टली ए के अकॉर्डिंगली वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। मतलब क्या कि ए का एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होगा। नंबर टू, अगर ए मीन पे होगा तो डी एक्सट्रीम पे होगा, बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन ए एंड डी। इसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियोस के अंदर, तो प्लीज वहां जाके इसको एक बार अच्छे से देख लेना कि क्यों ये सब टेक प्लेस करता है। गिव रीजन फॉर योर ऑब्जर्वेशन इन पार्ट ए एंड सी। सॉरी ए, तो ए का गिव रीजन मैंने ऑलरेडी दे दिया आपका कि एनर्जी टेक प्लेस करता है, ए वाला जो डी को एनर्जी देता है डी वाला ए को देता है। तो ये सारी बातें जो है हमने बेटा इसमें डिस्कस की हुई है। What type of vibration take place in pendulum B and C? Answer है forced vibration. Give reason for the answer in part C. तो सिंपल सी बात है बेटा कि फोर्स्ड, पहली बात तो फोर्स वाइब्रेशन इसलिए है क्योंकि ये जो B और C है इनका लेंथ डिफर करता है A और D से, क्योंकि लेंथ डिफरेंट है तो इन दोनों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी A से डिफरेंट है, इसलिए ये कम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, तो ये एक फोर्स वाइब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क हेल्ड ओवर एन एयर कॉलम ऑफ अ गिवन लेंथ विद इट्स वन एंड क्लोज्ड। ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वाला केस आ गया फिर से। प्रोड्यूसेस अ लाउड ऑडिबल साउंड, नेम द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। आंसर है रेजोनेंस। एंड एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन। सिंपल सी बात है, जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो एयर कॉलम अंदर बना है
उनकी फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया, लाउड साउंड हमें सुनाई दे गया। बस ये सारी बातें, और हर में यही चीजें ही हैं। अब ये भी उसी हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया था। इसमें क्या बोला गया है कि ये जो ट्यूब आप देख रहे हो, टेस्ट ट्यूब देख रहे हो, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे 12 सेंटीमीटर तक पानी भरा है, ये 14 तक, ये 16 तक और ये 18 तक। और वो कहता कि डी के केस में उसको लाउड साउंड सुनाई देता है, मतलब रेजोनेंस टेक प्लेस कर रहा है। तो रेजोनेंस टेक प्लेस अगर कर रहा है, 20 में से 18 निकाल दूंगा, तो मतलब ये जो पहली लेंथ है ना, ये 2 सेंटीमीटर की लेंथ है। अगर आपको रेजोनेटिंग कॉलम, जो मैंने डिस्कस किया था, एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया है, तब आपको बताया था कि हमेशा रेजोनेंस टेक प्लेस करता है डिफरेंट लेंथ के अंदर, और उन लेंथ की जो रेशियो है वो होती है 1:3:5, ये होती है आपकी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर पहले 2 सेंटीमीटर में अगर आपको लाउड साउंड सुनाई दिया है, तो अगले केस में 6 सेंटीमीटर का जब एयर कॉलम होगा तब आपको सुनाई देगा, और उसके बाद नेक्स्ट जब 10 सेंटीमीटर का होगा तब आपको वो सुनाई देगा। तो पहले कहता है डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन विद ट्यूब्स ए, बी एंड सी। तो देखो, ये 12 तक भरा है, तो इसका मतलब है ये 8 सेंटीमीटर का गैप है। ये 14 तक है, तो ये 6 सेंटीमीटर का गैप है, और ये है आपका 4 सेंटीमीटर गैप। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ना इसका 3 गुना है। इसका मतलब इस केस में लाउड साउंड सुनाई देगा, बट इन दोनों केसेस में साउंड तो सुनाई देगा, बट लाउड नहीं होगा, लाउड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है 6, ये 6 वाले पे, बाकी 2 में नहीं हो रहा। गिव द रीजन, मैं बता ही चुका हूं, देखो आपको यहाँ पे स्टेट द प्रिंसिपल इलस्ट्रेटेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट। सिंपल सी बात है, रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस ही तो हो रही है यहाँ पे। अब फ्रीक्वेंसी जो ट्यूनिंग फोक है वो इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा, तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, चलिए। कहते हैं व्हेन अ ट्रूप क्रॉसेस अ सस्पेंशन ब्रिज द सोल्जर आर आस्क्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स एंड व्हाई। वही रेजोनेंस की वजह से, अगर जो ट्रूप्स आपकी जा रही है उसके ट्रूप्स की फ्रीक्वेंसी मेरे सस्पेंशन ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर गया, तो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ जो ब्रिज है वो आपका वाइब्रेट करेगा और उसके टूटने का खतरा है, इसलिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट कहता है कि वायर स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक गिटार प्रोड्यूस्ड विद अ होलो साउंड बॉक्स, ऑफ कोर्स ड्यू टू रेजोनेंस। अगेन, स्ट्रिंग को हम वाइब्रेट करते हैं, उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है। तो जो साउंड बॉक्स होता है उसमें जो हवा होती है वो भी आपकी वाइब्रेट कर रही होती है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तो रेजोनेंस क्रिएट होती है और लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली बेटा, हाउ डू यू ट्यून योर रेडियो सेट टू ए पर्टिकुलर स्टेशन। एक्चुअली क्या है कि हर एक रेडियो के अंदर इंडक्टर या कैपेसिटर को चेंज करके हम उसके फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। यूजुअली तो कैपेसिटेंस ही चेंज की जाती है। तो होता क्या है, जब हम एक रेडियो के फ्रीक्वेंसी को सेट कर लेते हैं सच दैट कि ऊपर जो रेडियो वेव्स आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी और जो रेडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी जब आपस में मैच कर जाती है, तो जो हमारा रेडियो है वो उस सिग्नल को रिसीव कर लेता है, और उसके बाद हमारा जो रिसीवर है, जो हमारा रेडियो है, उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके हमें सुना देता है। नेम द फिनोमेनन इन्वॉल्व्ड इन डूइंग सो एंड डिफाइन इट। सिंपल सी बात है, रेजोनेंस है, स्पेशल केस है फोर्स्ड वाइब्रेशन का। एंड और उसके बारे में डेफिनेशन हम लिख चुके हैं। इट इज स्पेशल केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन externally applied periodic force of a body is equal to its natural frequency, the body rapidly begins to vibrate with the increasing amplitude, और इसको हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आगे होंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7B के जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए थे उनको हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और आंसर समझ में आगे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।